हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था रिक्रूटमेंट, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने रिक्रूटमेंट का कंसेप्ट समझा था, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था, सोर्सेज कौन कौन से होते हैं रिक्रूटमेंट के। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स को जो अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट को। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिक्रूट करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट को। तो मैंने डायग्राम के रूप में शो किया है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटिंग, एक्सटर्नल फैक्टर्स और आपके इंटरनल फैक्टर्स। तो वन बाई वन इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को पे। यहाँ पर आपके बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है रिक्रूटमेंट पे और ऑर्गेनाइजेशन पे, जिस पे कंट्रोल नहीं होता। इन तरीके के फैक्टर्स पे कंट्रोल नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो मेजर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ कंपटीशन। ठीक है, इसमें क्या है, फॉर ह्यूमन रिसोर्स, नेचर ऑफ कंपटीशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल की अप्रोच को, जो टूवर्ड्स होती है इसके रिक्रूटमेंट प्रोग्राम से, जो कि एक ग्रेट एक्सटेंट है। इंडिया में क्या है, एक अबंडेंट सप्लाई होती है अनस्किल्ड वर्कर्स की, जो फार एक्सीड होते हैं उनके डिमांड से। पर यहाँ पर क्या एक बैटल आ जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, कुछ कैटेगरीज के कारण पर्सोनल की, जैसे कि आपके मैनेजरियल टैलेंट्स हो गए जिसमें फ्रेश और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एक्सेट्रा। तो ये तरीके के नेचर ऑफ कंपटीशन फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट आता है लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर्स क्या हो गए, कुछ लीगल प्रोविजंस हो गए जो अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत सारे एक्ट होते हैं जो इम्पेंड किए जाते हैं, जो इमेंडेड किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू पे, जैसे चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया और आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट हो गया, और फैक्ट्रीज 1948 हो गया फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट हो गया 1952। तो इस तरीके के एक्ट जो होते हैं वो भी एक तरीके से अफेक्ट करते हैं हमारे रिक्रूटमेंट पॉलिसी को। ठीक है, फिर उसके अलावा आते हैं आपके सोशियो कल्चर फैक्टर। सोशियो कल्चर फैक्टर्स क्या हो गए, बहुत सारे सोशियो कल्चर फैक्टर्स होती हैं जो अफेक्ट करते हैं एक्सटेंट को, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करती है कुछ कैटेगरीज को पर्सोनल की सर्टेन जॉब्स के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए सोशल कल्चर फैक्टर जो होते हैं वो ऑलमोस्ट प्रिवेंट करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन को कुछ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में, जैसे कि असेंबली लाइन हो गई, ऑपरेशंस हो गए जिसमें इन्वॉल्व हो गए आपके फिजिकल एक्सर्शन एक्सेट्रा। फिर आते हैं आपके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ये क्या हो गए, कुछ बहुत सारे वेरियस फोर्सेस होते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे एक्सर्ट प्रेशर्स हो गए एम्प्लॉई के ऊपर। ये प्रेशर आते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से, जो एक तरीके से रूप लेते हैं, एम्फोसिस करते हैं सन्स ऑफ द सोल, और प्रेशर करते हैं अपॉइंट करने में कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स को। प्रेशर होता है कम्युनिटीज़ से, जो प्रमोटर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिससे बिलोंग करते हैं। बहुत सारे प्रेशर होते हैं बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से। तो इस तरीके से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ गए। तो ये तो हुआ आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर आते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो गए, इसके अलावा वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा बहुत सारे आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोग्राम को, जो कि इस तरीके से हैं। फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। ऑर्गेनाइजेशनल इमेज क्या है, इसको परसीव बाय द, ये क्या है, एक तरीके से प्रोस्पेक्टिव है कैंडिडेट्स का, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अट्रैक्ट करता है पर्सोनल को सिलेक्शन के लिए। जो इमेज होती है ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स मार्केट में, वो डिपेंड करती है HRM प्रैक्टिसेस से, जैसे कि आपकी फैसिलिटीज़ आ गई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशनल एवेन्यूज़ आ गई, कंपेंसेशन आ गए, इंसेंटिव्स आ गए और वर्क कल्चर आ गए। अगर सभी ये फैक्टर्स पॉजिटिव हों, ऑर्गेनाइजेशन एक बेटर पोजीशन में हो, तो वो अट्रैक्ट कर सकती है कैंडिडेट्स को। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इमेज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल पावर, इस तरीके से। फिर आ गई आपकी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइज जैसे स्मॉल है, बिग है या फिर मॉडरेट है। तो साइज जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी एक अनदर फैक्टर है जो डिटरमाइन करती है डिग्री ऑफ अट्रैक्टिवनेस को टू द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका
कोई भी कभी भी सेम रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस नहीं रह सकती रादर देन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एबल नहीं होती अट्रैक्ट करने में ज़्यादा जो टैलेंटेड पर्सोनल होती हैं उसके रिगार्डिंग, तो ये ट्राई करती ही रहती है। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। फिर आ गया आपका स्टूडेंट टाइप ऑफ पर्सोनल टू बी रिक्रूटेड। इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोग्राम और आइडेंटिफिकेशन जो होता है रिसोर्सेज का फॉर प्रस्पेक्टिव कैंडिडेट डिपेंड करता है टाइप ऑफ पर्सोनल पे, किस तरीके का पर्सोनल आपका रिक्रूट हो रहा है। इस एग्जाम्पल के लिए मैनेजर हो रहे हैं हायर लेवल पर, वो रिक्रूटेड नहीं हो सकते क्योंकि एक ही मेथड चल रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं टाइप ऑफ पर्सोनल टू बी रिक्रूटेड, ये एक फैक्टर है जो प्रभाव डालता है, अफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट को। फिर आता है आपका पास्ट प्रैक्टिसेस। पास्ट प्रैक्टिसेस किससे रिलेटेड हो रहे हैं, उस रिक्रूटमेंट से जो अडॉप्ट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके फ्यूचर प्रैक्टिसेस पे। जनरली ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो बेस्ड होती हैं कुछ सर्टेन अजम्पशंस पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ज़रूरत होती है निरंतर चेंज की। ठीक है, ये होती है एवोल्यूशन के द्वारा, जिससे हम नई नई चीज़ों को एवेल्यूएट करें। तो ये एब्जर्व्ड होता है कुछ पुराने वे में, तो यहाँ पे क्या कंसिस्टेंसी बनी रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कभी कभी इस तरीके की चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारे जो हमारी फ्यूचर प्रैक्टिसेस होती हैं उनको। तो ये फैक्टर हुआ आपका इंटरनल फैक्टर्स। तो ये थे आपके दो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं चैलेंजेस क्या होते हैं रिक्रूटिंग के। एक्चुअल प्रैक्टिसेस में कोई भी मैनेजर फ्रीली चूज़ नहीं कर सकता बेस्ट कैंडिडेट्स, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उन पे आते हैं सच सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो फर्स्ट चैलेंज आता है इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, जो सुटेबल कैंडिडेट होता है वो इंटरेस्टेड हो भी सकता है अप्लाई करने में जॉब को किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ड्यू टू द पुअर इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन हिज आइज। जो इमेज होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो हो सकती है लो हो सकती है ड्यू टू नॉट टू गुड और बैड गुडविल के कारण, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस और इंडिफरेंस हो गया टूवर्ड नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अनक्लीन इमेज ऑफ द प्रोमोटर्स। तो इस तरीके से इमेज जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की कभी कभी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है रिक्रूटमेंट के लिए। जैसे कि अभी हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन खुली है, अभी इसकी इमेज उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हो सकती है, मतलब वर्कर्स और जो कस्टमर्स उसके बारे में नहीं जानते। तो कोई भी जब न्यू एम्प्लॉई उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो जाने से पहले पहले सोचेगा कि क्या मैं उसकी ओर जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो इस तरीके से इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है अनअट्रैक्टिव जॉब। जो इमेज होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छी हो भी सकती है, अगर जॉब इसमें अट्रैक्टिव ना हो या ये अट्रैक्ट ना कर पाए सूटेबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट को। तो इस तरीके से अनअट्रैक्टिव जॉब हो गई जो क्रिएट करती है जॉब में, जैसे कि बोरिंग हो गए, मोनोटनस वर्क है, एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, लैक कर रहा है प्रमोशन में। तो इस तरीके से अनअट्रैक्टिव जॉब भी एक चैलेंज होता है रिक्रूटमेंट का। फिर आता है इंटरनल पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मतलब मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं अपनी कुछ पॉलिसीज़ को फिल करने में वैकेंसीज, जैसे इंटरनल प्रमोशन हो गया। तो वो इस तरीके से आ भी सकती हैं सर्च करने में क्वालिफाइड पर वर्कर को लेने में, एम्प्लॉयज़ को जो ब्रॉडर जॉब मार्केट में। तो एक तरीके से ये अनवाइज्ड वे में है। तो न्यू जॉब के लिए पीपल अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन उसकी फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस से। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियंस है, वो पावरफुल है मैनेजमेंट के लिए और जो एम्प्लॉय सेलेक्ट करने। तो कभी कभी इंटरनल पॉलिसीज़ जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, फिर आती है बजटरी सपोर्ट। रिक्रूटमेंट जो होता है कैंडिडेट का आउटसाइड से, वो रिक्वायरमेंट उसको ज़रूरत होती है मनी की। कभी कभी लिमिटेड बजट अवेलेबल होता है कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन कैरी नहीं कर पाती है रिक्रूटिंग के एफर्ट्स।
लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो HR मैनेजर के एफर्ट जो अट्रैक्ट करते हैं बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब के लिए। तो इसीलिए कभी कभी बजटरी सपोर्ट ना मिलने के कारण, एक प्रॉपर बजट मेंटेन ना होने के कारण क्या कहते हैं, आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तो उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो ये भी एक हेड हुआ आपका बजटरी सपोर्ट। फिर आता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये क्या है? गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की हैं, स्टेट जो हैं लोकल बॉडीज हैं। इसमें क्या है, वो रिजर्वेशन को कभी कभी वैल्यू देती हैं। रिजर्वेशन होता है कि इस कैटेगरी के लिए इतना, उस कैटेगरी के लिए इतना। तो कभी कभी क्या है, अगर कैटेगरी वाइज उसने कर लिया कि ST के कैंडिडेट को हमें सेलेक्ट करना है, तो क्या हुआ, उसमें एम्प्लॉई नहीं है जहाँ वो गए इंटरव्यू लेने के लिए, वहाँ उस कैटेगरी का ही कोई बंदा नहीं है, और बहुत अच्छे बंदे हैं लेकिन सेम कैटेगरी का नहीं है जो कैटेगरी उनको चाहिए। तो वहाँ पे क्या है, एक अच्छा टैलेंट रह जाता है इसके कारण। तो उस वजह से गवर्नमेंट इंटरफेयर है। और जो जॉब सीकर्स हैं उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। मतलब जिस पोजीशन के लिए बंदा एलिजिबल है, सारी उसमें हैं, क्वालिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक कैटेगरी के बेसिस से रह जाता है। या फिर बहुत सारी कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कुछ कंपनीज़ होती हैं जो थ्रू आउट फर्स्ट मांगती हैं, के 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो चाहिए ही चाहिए कुछ कंपनीज़ में। तो उस तरीके से अगर किसी का किसी कारणवश 10th में या 12th में 60% नहीं है, तो वो बंदा तो उस कंपनी के इंटरव्यूज़ में बैठ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर होता है वो थोड़ा वेरी करता है। जो गवर्नमेंट के फॉर्म्स निकलते हैं तो उसमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देते हैं, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वही बंदा फुलफ़िल नहीं कर पा रहा तो वो फॉर्म क्या ही भरेगा। तो एक तरीके से ये भी चैलेंजिंग टास्क बन जाता है रिक्रूटमेंट में। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो गया, चैलेंजेस ऑफ रिक्रूटमेंट हो गए आपके, और ऐसे फैक्टर्स हो गए जो अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट पे। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला वीडियो आज समझ आया। नेक्स्ट वाले फर्दर जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।